आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि आज से अराउंड 2 साल पहले मैं कैबिनेट परचेज करके लाया था जो कि थी लियन ली की O11 डायनेमिक। एंड आई हैव टू से ये कैबिनेट जब मैंने देखी थी एंड मैंने जब इसके रिव्यूज देखे एंड जब मैंने इसे पर्सनली फील करा ना इस कैबिनेट को, भाई लिटरली मुझे लग रहा था कि हाँ यार ये कैबिनेट वो है जिसके ऊपर मैं स्टिक करूंगा एंड मैं नहीं चेंज करूंगा। दिस इज द मेन रीजन कि मैंने इसके अंदर डिस्ट्रो प्लेट भी परचेज करी एंड उसके बाद मैं इसके अंदर फर्दर अपग्रेड भी कर रहा हूँ। एंड बट रुक जाओ, थम जाओ, अभी हुआ क्या है ना कि फ्रैक्टल डिजाइन ने मुझे उनकी कैबिनेट सेंड करी है जो कि है फ्रैक्टल डिजाइन टोरेंट। एंड ये जो कैबिनेट है आई थिंक अब O11 को बाय करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज ये जो कैबिनेट है नॉट इवन जोकिंग गाइज, इसने मुझे मजबूर कर दिया है। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि मुझे मजबूर कर रहे हैं कि आयुष अब टाइम आ चुका है टोरेंट पे शिफ्ट होने का। तो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्यों ये मेरी एक नई कैबिनेट हो सकती है आने वाले बिल्ड्स के अंदर जिसको मैं पर्सनली यूज करूंगा एंड क्यों मुझे इतनी पसंद आई है। हाँ, इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मुझे बेकार भी लगी है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही भयंकर कैबिनेट है, बट वो इतनी कोई बड़ी चीजें नहीं है, बट स्टिल आपको बताना तो बनता ही है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ फ्रैक्टल डिजाइन की टोरेंट कैबिनेट को एंड इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, इसके डिजाइन, इसके थर्मल्स, हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग भी ट्राई या फिर आप लोग भी सोच रहे हो कुछ नया परचेस करने के लिए कुछ इस टाइप जैसा, सो वीडियो में बने रहो बिकॉज आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूं। एंड अगर आपको गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो एक बार आप मेरा चैनल देखिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। तो अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि भाई देखो, इस वाली वीडियो पे लाइक एम रख रहा हूँ, 2500 लाइक्स का लाइक एम कंप्लीट करवा देना। आई थिंक इसका कैबिनेट का रिव्यू इंडिया में सबसे पहला मैं ही कर रहा हूँ, सो एक शाबाशी दे दूं अपने आप को पहले, ठीक है। मिलता हूं आपको वीडियो के अंदर आगे। शाबाश बेटा। बाकी अब आपका टाइम ज्यादा खराब ना करते हुए चलते हैं इसके बॉक्स या फिर अनबॉक्सिंग की तरफ एंड देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। फिर मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में समझाऊंगा इस कैबिनेट के बारे में। तो चलते हैं एंड इसको अनबॉक्स करते हैं। कैबिनेट की तो छोड़ ही दो, सबसे पहले आप इसके बॉक्स की तरफ देखो। बॉक्स को जिस तरीके से डिजाइन करा गया है बिल्कुल ट्रेडिशनल है, कुछ ऐसा नया सा नहीं है। बट जो बॉक्स के अंदर की साइड पे जो ग्राफिक्स मिलते हैं, जो कि फ्रैक्टल डिजाइन का लोगो है एंड उसे जिस तरीके से मल्टीपल टाइम्स वहां पे प्रिंट कर रखा है, आई हैव टू से ये वन ऑफ दी ऐसा बॉक्स है जो कि बहुत क्रिएटिव लगता है एंड भाई लगता है कि उन्होंने अपने लोगों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा है। एंड मैं बॉक्स के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं तो तुम सोच लो कि मुझे बॉक्स तक पसंद आया इसका, ठीक है। मेरा मन करता है मैं बॉक्स के अंदर ऐसे घर बना लूं अपना, इतना प्यारा घर लगता है, भले के बॉक्स लगता है, ठीक है। आई नो थोड़ी उल्टी सीधी बातें करो बट हाँ, बॉक्स बहुत अच्छा है, अंदर से आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज हमको देखने को मिलती है वो है टोरेंट फैन ब्रैकेट्स एंड ये हेल्प करेंगे यहाँ पे आपको फ्रंट में बॉटम में डिफरेंट साइज के फैन को इंस्टॉल करने में, जैसे कि 120 mm 140 mm या फिर इवन अगर आपको फ्रंट में 3 फैंस लगाने हैं या फिर बॉटम साइड पे आपको 2 180 mm के लगाने, तो ये फैन ब्रैकेट्स आपको हेल्प करेंगे उस चीज के अंदर। एंड अच्छा लगा कि ये इंक्लूड करा गया है बॉक्स के अंदर। दूसरी बात आपको यहाँ पे मिलता है एक यूजर गाइड जिसके अंदर आपको ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है टोरेंट कैबिनेट के बारे में। उसके बाद आपको एक अलग से बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको मिलती है टोरेंट की एक्सेसरीज। यहाँ पे इस वाले एक्सेसरी बॉक्स के अंदर हमको सारे माउंटिंग स्क्रूज, स्टैंड ऑफ्स, फैन स्क्रू, केबल टाइज एंड बहुत सारी चीजें और भी मिलती है। एक डेडिकेटेड यहाँ पे आपको क्लीनिंग क्लॉथ भी दिया जाता है जो कि अगेन काफी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपको एक जीपीयू सपोर्ट ब्रैकेट भी दिया जाता है जिसकी हेल्प से जो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड सैग होता है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे मिलती है कैबिनेट जो कि कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसकी डिजाइन एंड क्वालिटी के बारे में। तो यूजुअली फ्रैक्टल डिजाइन एक ऐसा ब्रांड है जिसका जो डिजाइन अप्रोच है वो काइंड ऑफ सिमिलर रहा है काफी लंबे टाइम से। जैसे कि अगर आप उनकी मेशिफाई सीरीज देख लो, दो उन्होंने थोड़े बहुत इनोवेशंस करे अपने डिजाइन के अंदर, बट जो एक मेन बैकबोन होती है ना डिजाइन की वो काइंड ऑफ सिमिलर रहा है। जैसे कि मेशिफाई को देख लो, मेशिफाई के अंदर मेशिफाई 2 आया, उसके अंदर वही सिमिलर डिजाइन था जैसे कि मेशिफाई के अंदर था। अब यहाँ पे और भी कैबिनेट्स आती हैं, उनका थोड़ा डिफरेंट डिजाइन अप्रोच था एंड उनको मैंने ज्यादा नोटिस नहीं करा, मुझे इतने पसंद नहीं है। बट ये जो कैबिनेट है ना ये कंप्लीटली डिफरेंट डिजाइन अप्रोच के साथ आती है एंड ये फोकस करती है यहाँ पे एयर फ्लो को एंड साथ ही साथ सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा डिजाइन भी देखने को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बस एयर फ्लो के नाम पे बिल्कुल ओपनिंग दे दिया फ्रंट में, नहीं, अच्छा खासा यहाँ पे आपको एरिया मिलता है, डिजाइन मिलता है, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी। एंड फ्रैक्टल डिजाइन ने अपना डिजाइन अप्रोच चेंज करा, ये मुझे काफी अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। अगर आप इस कैबिनेट को देखो तो ये बहुत ही वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर लगता है जो कि यहाँ पे फोकस करता है एयर फ्लो एंड स्पेस इन माइंड। साथ ही साथ ये कैबिनेट
इवन Lienli O11 डायनेमिक्स से भी बड़ा कैबिनेट है, तो ये चीज ध्यान रखना। एंड ये दिखता भी काफी अच्छा एंड क्लासी दिखता है। यहाँ पे एक चीज काफी यूनिक है कि यहाँ पे आपको टॉप कंपार्टमेंट में आप पावर सप्लाई लगा सकते हो, जो कि अगेन काफी यूनिक अप्रोच है। दो ये चीज होती हुई आ रही है, बट फ्रैक्टल डिजाइन के अंदर ऐसी डिजाइन अप्रोच मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी कि आप ऊपर पावर सप्लाई लगा सकते हो। बट एक बात बोलनी पड़ेगी कि जो कंपार्टमेंट है ना, इतने अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। वो जो यहाँ पे आपको बॉर्डर मिलता है टेम्पर्ड ग्लास पे, वो बिल्कुल इतने अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ऊपर के कंपार्टमेंट में आपने पावर सप्लाई ठूस रखी है। लिटरली इतना अच्छे से ब्लेंड होता है वो। तो ये चीज ध्यान रखना कि SMPS जो है वो टॉप माउंटेड ओरिएंटेशन में लगाई जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे इसकी क्वालिटी के बारे में। तो जो हम इसके लिए प्राइस पे कर रहे हैं, उस हिसाब से जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। काफी हाई क्वालिटी प्लास्टिक का यूज करा गया है। जो स्टील फ्रेम है वो भी काफी अच्छी फाउंडेशन इसकी क्रिएट करता है। काफी सॉलिड एंड काफी स्टिफ फाउंडेशन है। कैबिनेट के अंदर मुझे किसी भी टाइप के फ्लेक्स देखने को नहीं मिले व्हाटसोएवर। एंड सीधी बात यह है कि जो टॉप पैनल था उसके अंदर आप थोड़ा ज्यादा ही बिल्कुल हाथ का फोर्स लगाओगे, थोड़ा बहुत फ्लेक्स देखने को मिल सकता है। बट अगेन इट इज बिल्ट सो वेल। वो जो प्लास्टिक का पैनल मिलता है वो लिटरली बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक से बनाया गया। ये चीज आप बिल्कुल फील कर पाओगे। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि काफी कैबिनेट्स होते हैं जो कि अगर आप थोड़ा प्रीमियम रेंज में जाते हो तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो एजेस होते हैं ना, वो यहाँ पे शार्प नहीं मिलते। वो प्रॉपर्ली यहाँ पे राउंडेड एजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इसके एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में कि जो आपका ओवरऑल ऊपर से ये कैबिनेट आपको क्या क्या देखने को मिलता है, फ्रंट में कैसा है, साइड में कैसा है, बैक में कैसा है, बॉटम में कैसा है, टॉप में कैसा है, ये सब मैं अभी बात करूंगा। फिर हम बात करेंगे इसके इंटीरियर की, हमको इंटीरियर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो दो अलग अलग पार्ट्स है, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मैंने इसको बनाया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके फ्रंट पार्ट के बारे में बात करते हैं कि फ्रंट से ये कैसा दिखता है। देखो, अगर फ्रंट डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा एयर फ्लो सेंट्रिक डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी इनफ ओपनिंग्स देखने को मिलती है जो कि यहाँ पे एयर को सक कर सके आराम से। एंड ये काफी अच्छा भी दिखता है बिकॉज यहाँ पे वाई शेप डिजाइन यूज करा गया है एंड प्रॉपर वेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो एयर फ्लो है उस टर्म्स में या फिर जो टेम्परेचर है वो किसी भी तरीके से कंपोनेंट के हाई आने वाले हैं। ये चीज तो मैं अभी से देख के बता सकता हूँ। काफी अच्छा खासा एरिया देखने को मिलता है। यहीं पे अगर हम फ्रंट पैनल के अंदर बॉटम साइड पे जाए तो यहाँ पे आपको फ्रैक्टल डिजाइन का लोगो देखने को मिलता है। जो ये फ्रंट पार्ट है आप इसको आराम से रिमूव कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे आपको स्क्रू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं। थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पे क्लिप माउंट मैकेनिज्म बोल सकते हो आप काइंड ऑफ, जो कि कनेक्ट कर देता है इसको फ्रेम से। एंड काफी स्टिफ मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं होगा कि आपके ये पैनल्स कहीं से भी निकलते फिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहीं पे इस फ्रंट पार्ट के पीछे की साइड पे आपको देखने को मिलेगी एक मेश फिल्टर जो कि काफी अच्छे से बहुत प्रॉपर्ली डिजाइन करी गई है। जो भी लोग इस फ्रंट मेश को पहली बार रिमूव करने की ट्राई करेंगे उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इवन मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था। तो आपको नॉर्मली करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसको लिफ्ट करना है, उसके बाद आपको इसको स्लाइड करना है, उसके बाद इसकी फ्रंट मेश निकल जाएगी। उसके बाद आपको इस फ्रंट पार्ट को रिमूव करने के बाद देखने को मिलेगा मेन फ्रेम, जिसके ऊपर यहाँ पे पहले से आपको दो 180 mm के फैंस देखने को मिलने वाले हैं जो कि है प्रिज्मा AL18 ARGB फैंस। एंड ये इनका जो स्पेसिफिक मॉडल है वो मेरे पास ARGB वर्जन है। इसके अंदर 5 फैंस प्री इंस्टॉल्ड आते हैं जो कि दो 180 mm के हैं एंड 3 140 mm के हैं। बाकी जो इसके अंदर वेरिएंट्स आते हैं उसके अंदर आई थिंक सिर्फ इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको 5 फैंस देखने को मिलेंगे। बाकी के अंदर आपको प्राइस भी कम मिलेगा और फैंस की क्वांटिटी भी कम देखने को मिलने वाली है। नाउ यहाँ पे ये वाले जो फैंस है जो कि है प्रिज्मा AL18, ये आते हैं हाई ग्रेड LSS बियरिंग के साथ जो कि है लॉन्ग लाइफ बियरिंग्स, इनका फुल फॉर्म है। एंड यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा बताऊं तो ये आता है यहाँ पे 300 से लेके 1200 RPM के स्पीड के साथ। इनके अगर मैं बात करूं CFM की तो यहाँ पे आपको 43.1 से लेके 146.8 CFM तक रिस्पेक्टिवली देखने को मिलेगा। एंड आई हैव टू से कि ये दी हाईएस्ट नंबर का CFM मैंने किसी फैन में अभी तक जितने मैंने देखे हैं उसमें मुझे लगा। बाकी इसके ऊपर आते होंगे, मुझे उनका आइडिया नहीं है। बाकी यहाँ पे इन वाले फैंस के अंदर आपको काफी लार्ज ब्लेड देखने को मिलेंगे जो कि एयर फ्लो को मैक्सिमाइज कर पाएंगे इवन एट लो स्पीड्स विद लो नॉइस लेवल्स। फ्रंट साइड पे या तो आप 3 120 mm के फैंस या फिर 3 140 mm के फैंस को लगा सकते हो। एंड ये आप लगा सकोगे थ्रू दी टॉरेंट फैन ब्रैकेट जो कि आपको बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड मिलते हैं। बाकी मेन फ्रेम के बॉटम साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी इजी एक्सेस मिलता है टू रिमूव दी बॉटम मेश फिल्टर जो कि काफी अच्छी प्लेसमेंट रखी गई है इसकी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे इसके टॉप पार्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो टॉप पार्ट है वो भी काफी इजी टू रिमूव है। यहाँ पे आपको बैक साइड पे कैप्टिव थंब स्क्रूज देखने को मिलेंगे जो कि आप आराम से रिमूव कर सकते हो। एंड कैप्टिव थंब स्क्रूज थोड़े प्रीमियम रेंज के कैबिनेट्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं हमको। एंड जो क्वालिटी है प्लास्टिक की, टॉप पैनल वो पूरा प्लास्टिक का है बट इट इज बिल्ट सो वेल। जैसे कि आप देख ही पाओगे कि अगर आप उसके जस्ट पीछे चेक करोगे तो यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिए गए हैं जो कि इसकी फाउंडेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड ये बहुत ज्यादा सॉलिड एंड स्टिफ फील होता है। एंड यहाँ पे हमको जो एरिया देखने को मिलता है टॉप माउंटेड SMPS एरिया, वो इतना इनफ है कि वो एक फुल 8x SMPS को भी आराम से एकोमोडेट कर ले। यहाँ पे हमको टॉप पार्ट पे फिल पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि ये चीज यहाँ पे हमको सिग्निफाई करता है कि ये वाटर कूलिंग
पूरा दिमाग में रख के बनाया गया है कि अगर कोई वाटर कूलिंग करेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर 3 फिल पोर्ट्स दे रखे हैं, तो ये एक वाटर कूलिंग के लिए भी बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट है एंड आई एम प्लानिंग टू डू अ वाटर कूलिंग बिल्ड विद दिस कैबिनेट ऑल्सो। वहीं पे टॉप पार्ट पे आपको यहाँ पे फ्रंट आईओ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे HD ऑडियो, 2 USB 3.0 के पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, पावर स्विच देखने को मिलेगा, एक USB 3.1 Gen 2 टाइप C पोर्ट देखने को मिलेगा एंड एक रीसेट स्विच देखने को मिलेगा। मैं फ्रैक्टल डिजाइन से बोलना चाहूंगा कि प्लीज यहाँ पे अगर आप थोड़े बटन्स को और ज्यादा अच्छा बना सकते, क्योंकि मैं आपको बता दूं पावर बटन में हमको स्टार्टिंग में एक इनिशियल फोर्स लगाना पड़ता है जो कि थोड़ा बम्पी होता है, उसके बाद जाके वो एक्चुअली में बटन प्रेस होता है, जो कि मुझे काइंड ऑफ थोड़ा अजीब लगा। वहीं पे जो रीसेट स्विच है उसमें भी मुझे काइंड ऑफ सेम इशू फेस करना पड़ा, उंगली घुसानी पड़ी, तो वो चीज है कंसिडर करने वाली। तो बटन्स पे और अच्छा काम किया जा सकता था मेरे हिसाब से। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके बॉटम पार्ट के बारे में। तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा 3.5 सेंटीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। जो यहाँ पे फीट है वो भी काफी अच्छी हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बनाई गई है। जो यहाँ पे इसकी फीट्स है ना, उनका भी जो डिजाइन है वो काफी यूनिक अप्रोच के साथ आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको यहाँ पे काफी इनफ एरिया मिलता है 3.5 सेंटीमीटर का, जो कि इनफ है नीचे से एयर को इनटेक करने के लिए। यहाँ पे जो बॉटम मेश है वो आपको बता चुका हूँ कि वो फ्रंट पार्ट से ही रिमूव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो कि ये है कि आपको यहाँ पे 2 डेडिकेटेड एरियाज मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी RGB स्ट्रिप्स को लगा सकते हो, जिसकी हेल्प से आपको वो अंडरग्लो इफेक्ट देखने को मिला है। तो इससे पता लगता है कि भाई बहुत प्लानिंग से कैबिनेट बनाई गई है, ऐसी कुछ नहीं बनाया गया, बहुत प्लानिंग के साथ बनाई गई है कैबिनेट। बॉटम साइड पे आपको यहाँ पे 3 140 mm के फैंस देखने को मिलते हैं, जो कि है फ्रैक्टल डिजाइन के AL14 ARGB फैंस। एंड हाँ, एक चीज तो बतानी भूल गया कि ये सारे के सारे जो फैंस हैं ये सब PWM फैंस हैं। इनका भी जो साइज है वो है 140 mm का एंड यहाँ पे हमको जो स्पीड मिलती है वो है 500 से लेके 1700 RPM तक। एंड यहाँ पे जो CFM है वो है 31.67 से लेके 103.85 CFM रिस्पेक्टिवली। बॉटम साइड पे भी आप यहाँ पे 3 120 mm के फैंस को लगा सकते हो या फिर 2 180 mm के फैंस को भी लगा सकते हो, जो कि फ्रंट में आपको देखने को मिलते हैं एंड वो भी आप यहाँ पे उन्हीं ब्रैकेट्स के हेल्प से लगा पाओगे। लेफ्ट एंड राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको टेम्पर्ड ग्लास मिलता है दोनों साइड पे, जो कि यहाँ पे यूज में लेता है पुश टू लॉक मैकेनिज्म, जो कि काफी सेटिस्फैक्टरी है। एंड ये सेम मैकेनिज्म मैंने कॉर्सेर की 4000X के अंदर भी देखा था, तो मुझे काफी अच्छा देखने को मिला एंड काफी सेटिस्फैक्टरी एंड काफी स्टर्डी फील देता है ये। यहाँ पे दोनों ही साइड के जो टेम्पर्ड ग्लास है वो आते हैं विद रीइंफोर्स्ड स्टील, जो कि इसको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टेम्पर्ड ग्लास को। जो टेम्पर्ड ग्लास है वो दोनों साइड के मुझे स्लाइटली टेंटेड लगे, तो ये चीज है। बाकी इनकी जो थिकनेस है वो है 3 मिलीमीटर की। उसके बाद यहाँ पे कैबिनेट के बैक साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बैक साइड पे ये हेक्सागोनल एयर वेंट्स देखने को मिलते हैं एंड बैक साइड पे आप यहाँ पे एक 140 या फिर एक 120 mm का फैन भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपको 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स देखने को मिलते हैं एंड उसी के बाद यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड पावर केबल वेल्को स्ट्रैप्स मिलती है, क्योंकि यहाँ पे टॉप माउंटेड SMPS है, तो वहां से जब केबल पीछे से आएगी तो वो विजिबल हो सकती है, बट इट इज प्लान्ड सो वेल कि आपको यहाँ पे डेडिकेटेड एरिया मिलता है इवन केबल को माउंट करने का, जिसकी वजह से वो एक क्लीन सेटअप आपको दे सके। एंड भाई हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा डिजाइन है। अब बात करने वाला हूं इसके इंटीरियर के बारे में कि यहाँ पे इंटीरियर के अंदर आपको कितना स्पेस मिलता है, क्या क्या चीजें जो कि पॉइंट करने वाली हैं एंड ओवरऑल अंदर से कैबिनेट दिखता कैसा है। एंड वहीं पे बैक साइड के पीछे भी जो बैक साइड वाला एरिया, जो केबल मैनेजमेंट वाला एरिया, वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है वो सब अब मैं आपको इंटीरियर वाले सेक्शन में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव करेंगे तो भाई अंदर से कैबिनेट बहुत स्पेशियस है, जो इतना ज्यादा अच्छा खासा स्पेस देता है, जो कि आराम से एकोमोडेट कर सके एक E80X मदरबोर्ड को एंड इवन एक SSI EEB, जो कि सर्वर वाले मदरबोर्ड्स होते हैं ना, इवन वो इससे भी अपने अंदर होल्ड कर सकता है। सोच लो सर्वर वाले मदरबोर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक बहुत अनयूजुअल चीज लगी, जो कि ये है कि यहाँ पे जो फैन की केबल्स हैं, सारे के सारे फैन की केबल भाई उनको प्रॉपर्ली पीछे जाके नहीं दे रखा, वो बस टाई हो रखी है, वो आपको खुद ही लेकर जानी पड़ेगी। अगेन जो केबल की लेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी है, इवन जो फ्रंट फैन की जो केबल है ना भाई, वो तो इतनी लंबी लंबी वायर्स हैं, वो प्रॉपर्ली स्लीव्ड है, तो ये चीज अच्छी चीज है। उसके बाद हमको यहाँ पे 4 रबर ग्रोमेट्स मिलते हैं फॉर प्रॉपर एंड नीट केबल राउटिंग के लिए। यहाँ पे हमको GPU सपोर्ट ब्रैकेट के लिए भी एक अलग से जगह मिलती है, जहाँ पे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड अपने जो GPU है उसके सैक को थोड़ा कम कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर कटआउट्स मिलते हैं फॉर केबल राउटिंग, तो बॉटम साइड पे भी अच्छी खासी यहाँ पे आपको जगह मिलती है केबल्स को राउट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप माउंटेड SMPS एरिया की बात करूँ तो वहाँ पे आपको एक ARGB स्ट्रिप मिलती है, जो कि अगेन काफी अच्छा ब्लेंड है, बट मुझे नहीं पता ये और वेरिएंट्स में आती है, मेरे तो ARGB वाला वेरिएंट है, तो इसके अंदर तो यहाँ पे हमको अवेलेबल मिलती है। एक और चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि है कि इस वाले कैबिनेट के साथ यहाँ पे आप फ्रैक्टल डिजाइन की फ्लेक्स B20 वर्टिकल GPU माउंट को भी यहाँ पे लगा सकते हो, जो कि सपोर्टेड है, जो कि आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप इसकी हेल्प से GPU को वर्टिकली माउंट कर पाओगे। यहाँ पे हमको ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड स्टैंड ऑफ मिलते हैं, जो कि अच्छा फीचर है प्रीमियम कैबिनेट्स का। नॉर्मली हमको प्रीमियम कैबिनेट्स के अंदर ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे इसके बैक साइड के बारे में, जो केबल मैनेजमेंट वाला एरिया है वो कैसा है। वहां पे हमको 3 सेंटीमीटर का एरिया मिलता है फॉर केबल मैनेजमेंट। कैन यू बिलीव गाइस, आई थिंक मैंने जितने कैबिनेट रिव्यू करे हैं उसके अंदर
इसका केबल मैनेजमेंट का एरिया आई थिंक सबसे ज्यादा है, एंड उसके अंदर ये बहुत स्पेशियस लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा एरिया है, 3 सेंटीमीटर का एरिया बहुत स्पेशियस लगता है। एंड इससे पता लगता है, अब मैं जो आपको पॉइंट बताने वाला हूं ना वो ये है कि यहाँ पे आपको बैक साइड पे आप यहाँ पे 2 फुल साइज हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। आप सोच सकते हो कितना एरिया होगा पीछे, 2 फुल साइज हार्ड ड्राइव लगा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बैक साइड पे प्रॉपर केबल राउटर मिलता है फॉर बेटर केबल मैनेजमेंट, एंड ये रिमूव भी हो सकते हैं, जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी। अगर यूज नहीं करना तो रिमूव भी कर सकते हो। टोटल हमको यहाँ पे बैक साइड पे 9 वेलक्रो स्टेप्स मिलती है, एंड एक आपको यहाँ पे टॉप पे मिलेगी। तो यहाँ पे टोटल हमको 10 ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड वेलक्रो स्टेप्स मिलती हैं इस वाले कैबिनेट के अंदर। इवन जो केबल टाइज हुक है ना वो भी काफी अच्छे से वेल प्लान्ड एंड काफी वेल प्लेस्ड है वो। स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि 2 फुल साइज हार्ड ड्राइव बेस आपको देखने को मिलते हैं जो कि रिमूवेबल है। यहाँ पे आपको कैप्टिव थंब स्क्रूज देखने को मिलता है, एंड एक चीज और कि यहाँ पे आप 4 SSD बेस भी देखने को मिलते हैं। तो भाई स्टोरेज में भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला, ये भी रिमूव हो सकते हैं थ्रू कैप्टिव थंब स्क्रू, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है। स्टोरेज ऑप्शंस बेसिकली इसके अंदर काफी सारे देखने को मिलते हैं। इवन यहाँ पे बैक साइड पे आपको एक फैन हब भी देखने को मिलता है, जो कि ये बोलते हैं फ्रैक्टल डिजाइन नेक्सस 9P स्लिम PWM फैन हब। ना ये काफी अच्छी चीज है बिकॉज यहाँ पे जितने भी फैंस हैं उनको आप डायरेक्टली हुकअप कर सकते हो, एंड एक ही केबल के थ्रू आप यहाँ पे इन सबकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो थ्रू दी मदरबोर्ड सॉफ्टवेयर या फिर बायोस के अंदर से जाके। तो ये काफी अच्छी बात है कि एक ही केबल को आपको अपने मदरबोर्ड के अंदर हुक करना है, एंड उसके बाद आप सारे के सारे फैंस की स्पीड्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो थ्रू दी बायोस। तो ये काफी अच्छा हब प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे, एंड ये मुझे बहुत पसंद आया टू बी ऑनेस्ट। आप लोग सोच रहे होगे कि अरे भाई ये कहाँ आ गए हम, तो देखो तुम कहीं नहीं आए हो, मैं अलग जगह आ चुका हूँ। मतलब कि मैं अपने रूम में हूँ, बट ये थोड़ा सेटअप चेंज है बिकॉज ये एक दूसरी वीडियो की शूटिंग चल रही है जो कि मैंने इन बिटवीन इंटरप्ट करी है, बिकॉज ये रिव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी आप वीडियो देख रहे हो फ्रैक्टल डिजाइन टोरेंट की। तो देखो सीन क्या है, अभी मैं अपने आप को लकी मानते हुए क्या करूं, बट मुझे फ्रैक्टल डिजाइन का टोरेंट बहुत पहले आ चुका था, इसकी स्टोरी बताया तो आपको। बट उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स लगने थे, जैसे कि ग्राफिक कार्ड का जो राइजर केबल होता है, राइज मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल GPU माउंट वाला ब्रैकेट, एंड उसकी पावर सप्लाई वो मुझे आनी थी, तो वो डिले हो गया। फॉर गॉड सेक वो डिले हो गया। और इसका अच्छा बात ये हुई कि मुझे एक ऐसा पॉइंट जो कि ऑलरेडी गेमर नेक्सस अपनी वीडियो के अंदर बता चुका है, पर्सनली मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं करा, क्योंकि जो इशू पहले आपको बता दो, इशू ये है कि फ्रैक्टल डिजाइन के जो यहाँ पे फैन हब उसके अंदर इंक्लूड करा जाता है, जो कि है 9P नेक्सस स्लिम फैन हब, वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। फ्रैक्टल डिजाइन ने खुद एक्सेप्ट करा है, एंड इसके जो आपको याद है जब ये NZXT के केस के अंदर आग लग जाती थी, वो जो ब्रैकेट था उसी की वजह से हो रहा था वो। तो काइंड ऑफ ये ऐसा कुछ ना करे, इसकी वजह से फ्रैक्टल डिजाइन ने बहुत अच्छा काम करा। उन्होंने अपनी सारी कैबिनेट्स को रिकॉल करवाया, या फिर अगर रिकॉल करवाया भी तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये पहली बात तो सेल्स के लिए नहीं आएगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे ना पर्सनली फ्रैक्टल डिजाइन के रिप्रेजेंटेटिव जिससे मेरी बात होती है, उन भाई साहब ने मुझे ईमेल लिखा कि हे आयुष, बाकी इंग्लिश है, आपको मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बता दूं कि हे आयुष, ये है हमारा कैबिनेट। इस कैबिनेट का सेल्स हम अभी आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज इसके अंदर ये इशू है, एंड इशू ये है कि जो फैन हब है उसके अंदर दिक्कत है, इट डज नॉट मीट आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एंड इसकी वजह से मैं आपको बाद में जो अच्छे वाला हब हम लोग बाद में इसके अंदर डालने वाले, मैं आपको अलग से शिप कर दूंगा, इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। आई वॉज सरप्राइज कि भाई एक रिप्रेजेंटेटिव मुझको ये सारी चीजें बता रहा है, एंड वो बोल रहा है कि इसकी सेल्स जब तक हम डिसकंटिन्यू करें जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता। एंड यही चीज गेमर नेक्सस ने भी अपनी वीडियो में एड्रेस करी, एंड ये चीज सब लोग एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, ये भी सुन लो। ऐसा नहीं कि ये सबके साथ हो रहा है, ये 5 में से या फिर बहुत ही कम लोगों के साथ अभी तक हुआ भी है, नहीं भी हुआ मुझे नहीं पता, बट फ्रैक्टल डिजाइन ने इससे पहले कुछ हो ऑलरेडी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ हमारी गलती है, हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे मीट नहीं होता, एंड दिस टेल्स कि फ्रैक्टल डिजाइन कितना ज्यादा कंसर्न्ड है अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। एंड जो उनके पुराने कैबिनेट्स थे उनके अंदर बहुत अच्छा यहाँ पे हब आता था, जिसके अंदर जो वो जहाँ पे आप स्क्रूज लगाते हो ना वहाँ पे ऑलरेडी स्टैंड ऑफ लगे हुए थे, जो आग लगने वाला सीन है वो वहां से प्रिवेंट हो जाता है। बट इसके अंदर काइंड ऑफ हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, उसके लिए इन्होंने काम करा, एंड बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे अब बताना था तो इसलिए बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था केबल मैनेजमेंट के टाइम पे। तो काफी लोगों को मिथ हो सकती है कि यार पीछे आपको इतना सारा एरिया मिलता है इनकी हार्ड ड्राइव को लगाने के लिए, तो केबल मैनेजमेंट में मजा नहीं आने वाला। बट टू बी ऑनेस्ट आपकी एक मिथ दूर कर देता हूं, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे एक तो मैं एक चीज बताता हूं कि ऐसी कैबिनेट में जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो वहां पे ट्राई करो कि मॉड्यूलर केबल्स या फिर मॉड्यूलर SMPS के साथ जाओ। बट इन केस अगर आप नहीं भी जा पाते तो आपको ऊपर इतना एरिया मिलता है कि आप जो एक्स्ट्रा केबल है उसको अंदर अच्छे से ठूस सको, और जो प्रॉपर जो केबल नीड में आने वाली है 24 पिन EPS कनेक्टर, आपके नॉर्मल जो PCI कनेक्टर्स होते हैं उनको आप वहां से आउट कर लो, बाकी आप वहीं पे रख सकते
सकते हो एंड अपना टॉप पैनल बंद कर सकते हो। एंड अगर नॉर्मली बताता हूँ सारे स्टोरेज ऑप्शन कौन यूज करता है, अगर आप यूज नहीं करने वाले 2 हार्ड ड्राइव बेस तो उन्हें रिमूव कर दो और आसानी से हो जाएगी केबल मैनेजमेंट। बट एरिया इतना है ना कि मैं क्या ही बताऊं, 3 सेंटीमीटर का केबल मैनेजमेंट एरिया इज सुपर्ब, ठीक है। तो केबल मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो पाएगी, बहुत आराम से केबल मैनेजमेंट हो पाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप कितने साइज तक के रेडिएटर को लगा पाओगे, यानी वाटर कूलिंग के लिए कैसे, क्योंकि तुम्हारा भाई वाटर कूलिंग के पीछे बावला हो चुका है। एंड ये कैबिनेट के अंदर आप फ्रंट में अप टू 420 mm तक का रेडिएटर माउंट कर सकते हो। कैन यू बिलीव गाइस, 420 mm तक का रेडिएटर, क्या सोच के बना रखी है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और कैबिनेट नहीं सपोर्ट करते, बट अगेन मैंने पहली बार ऐसा कैबिनेट अपने स्टूडियो में देखा है जिसके अंदर 420 mm का रेडिएटर माउंट हो सकता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं। एंड कैबिनेट बंद हो चुकी है, इसको ऑन करते हैं दोबारा से। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में रेडिएटर सपोर्ट के बारे में बताता हूं। जैसे कि फ्रंट पे आप 420 mm तक का रेडिएटर लगा सकते हो, वो भी 140 mm तक की थिकनेस के साथ। यहाँ पे जो थिक रैड्स हैं वो भी सपोर्ट करता है विद अप टू 180 mm की थिकनेस तक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 180 mm का अगर लगाओगे तो वो लिमिटेड है टू जस्ट 360 mm रैड ओनली, तो ये चीज ध्यान रखना। बॉटम साइड पे भी आप 420 mm का एक रेडिएटर लगा सकते हो विद अप टू 140 mm की थिकनेस, एंड यहाँ पे 360 mm का विद 120 mm की थिकनेस तक का आप लगा सकते हो बॉटम साइड पे। रियर पे आप लगा सकते हो 140 mm का रेडिएटर एंड 140 mm का रैड, तो वो चीज आप ध्यान रखना। वाटर कूलिंग के सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एरिया मिलता है जहां पे अपना पंप एंड रिजर्वॉयर को लगा सकते हो, एंड यू गेट डिफरेंट लेवल्स, जिसकी वजह से आप यहाँ पे वो माइक्रो एडजस्टमेंट्स कर पाओगे, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से यहाँ पे आप अपनी वाटर कूलिंग कर पाओगे। तो ये चीज कंसिडर करने वाली है कि इसको वाटर कूलिंग दिमाग में रख के बनाए गए, जो फिल पोर्ट्स वाला सेक्शन है, डेडिकेटेड एरिया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द पंप एंड रिजर्वॉयर, तो ये सब चीजें बहुत वेल प्लान्ड है, ठीक है। तो देखो अभी तक तुम्हारे भाई ने तो ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है कि कैबिनेट अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, मतलब कि इसको हमने खोल के रख दिया है पूरा, ठीक है। एंड इसकी अच्छी चीजें बुरी चीजें सब बता चुका हूं। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द थर्मल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक स्पेसिफिक टेस्ट बेंच बनाई है जो कि मैं आगे आने वाली सारी कैबिनेट्स के अंदर टेस्ट करने वाला हूं, जिसकी वजह से मैं कंपेरेबल बेंचमार्क्स आप लोगों के लिए ला सकूं। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेस्ट बेंच लिया जिसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ AMD का Ryzen 7 2700। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ग्राफिक कार्ड यूज करा है वो है ASUS का RTX 2060 Strix एडिशन, एंड उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या चीजें यूज करी गई हैं, सॉरी गाइस भूल गया था, जो कि है अगर हम बात करें एयर कूलर की तो मैंने यूज करा है डीप कूल का AS500, तो वो मैंने CPU कूलिंग के लिए यूज करा है, ठीक है। तो अब मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ, हर चीज बेंचमार्क्स के बारे में बताता हूँ, एंड ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो आपके सामने यहाँ पे सारे ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स को समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ग्राफ्स की टेक्निकलिटीज क्या क्या है। तो देखो मैं आपको अपनी पूरी टेस्ट बेंच के बारे में बता चुका हूँ। 2700 जो कि एक 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला CPU है। कुछ कंडीशन सुन लो, जैसे कि एम्बिएंट टेम्परेचर है मेरा 21 डिग्री सेल्सियस, ये चीज पहले से ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे जो केस फैंस है उनको 100% पे चलाया गया, मतलब कि उनकी फुल स्पीड पे चलाया गया है। जहाँ पे डीप कूल का AS500 है उसकी जो फैन स्पीड है वो मैंने रखी है 1200 RPM, जो कि उसकी मैक्स फैन स्पीड है। यहाँ पे जो GPU की फैन स्पीड है उसको मैंने रखा है अराउंड 75% पे, तो ये चीज पहले से ध्यान रखना। अब CPU फ्रीक्वेंसी एंड GPU फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो CPU है जो कि हमारा 2700, इसको मैंने ओवरक्लॉक करा है टू 4 GHz ऑल कोर एट 1.25 वोल्ट्स, एंड यहाँ पे जो GPU फ्रीक्वेंसी है वो अराउंड हवर करती है 1980 MHz कोर क्लॉक, तो ये चीज आप पहले से ध्यान रखना। एंड ये हवर करती है पूरे टाइम 1980 पे नहीं रहती, कभी 1965 पे रहती है, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ये हवर करती है। यहाँ पे अब लेते हैं केस 1 एंड क्या क्या सॉफ्टवेयर, पहले सॉफ्टवेयर बता दूं। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर के लिए यूज करा है आइडा 64 एक्सट्रीम अपने CPU को स्ट्रेस करने के लिए, यहाँ पे मैंने GPU को स्ट्रेस करने के लिए यूज करा है फर्मार्क, जो कि मैंने यूज करा है इन 4K रेजोल्यूशन, एंड यहाँ पे जो एंटी अलियासिंग है उसको रखा है 8X MSAA के ऊपर। केस 1 जो है उसके अंदर मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्टॉक ओरिएंटेशन रखी है, जैसे कि फ्रंट में आपको मैश भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ग्रिल भी इंस्टॉल कर रखी है, एंड इसके अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर आते हैं फुल लोड के बाद अराउंड 30 मिनट्स के स्ट्रेस के बाद, बोथ GPU एंड CPU के बाद, यहाँ पे जो मैक्सिमम CPU टेम्परेचर आते हैं वो है 66 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम GPU टेम्परेचर आते हैं वो है 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी इंप्रेसिव है मेरे हिसाब से। एंड वहीं पे एक चीज को कंफर्म करने के लिए कि क्या जो फ्रंट मैश है एंड जो फ्रंट ग्रिल है ये ऐसा तो नहीं है कि किसी भी तरीके से फैंस को थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव बना रही है एयर को इनटेक या फिर एयर को सक करने के लिए। तो उसके लिए मैंने सेकंड केस के अंदर इसके जो फ्रंट पार्ट है या फिर जो फ्रंट ग्रिल है उसको हटा दिया है, यहाँ पे जो बॉटम की ग्रिल थी उसको भी हटा दिया है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे जो टेस्टिंग करी है वही सेम टाइम के लिए 30 मिनट्स तक, एंड जहाँ पे मैक्सिमम CPU टेम्परेचर आते हैं वही 64 डिग्री सेल्सियस, एंड जो मैक्सिमम GPU टेम्परेचर आते हैं वो है 44 डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ पे CPU के अंदर 2 डिग्रीज का डिफरेंस है एंड यहाँ पे GPU के अंदर 1 डिग्री का डिफरेंस है, जो कि एक्सेप्टेबल है। एंड इससे पता लगता है कि कोई मेजर ऐसे ब्लॉकेज नहीं हो रही है एयर का, एंड हार्डली 1 to 2 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो ये है इसके थर्मल्स के बारे में। तो अब मैंने आपको ऑलमोस्ट सब बता दिया इस कैबिनेट के बारे में। अब बात करते हैं इसकी प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में, एंड फाइनली ये मुझे कैसा लगा। वैसे तुम्हें बातों से पता लग गया होगा कि मुझे ऑलमोस्ट बहुत अच्छा लगा है। मेरी नई फेवरेट कैबिनेट है लियनली O11 डायनेमिक के बाद, ठीक है। तो ये अब मेरी नई कैबिनेट होने वाली है मेरे सेटअप के अंदर, ठीक है। प्राइस जो मेरे पास स्पेसिफिक है, ये आई थिंक इसका सबसे बेस्ट वेरिएंट है, जो कि ARGB के अंदर टर्म करा गया है। एंड इसके अंदर हमको 2 180mm के फैंस मिलते हैं, 3 140mm के फैंस मिलते हैं, एंड यहाँ पे ये सब के सब ARGB हैं। तो ये आती है अराउंड 20,000 रुपीज। अभी इंडियन प्राइसिंग कंफर्म नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये कंफर्म प्राइसिंग नहीं है। मैंने खुद ही USD को कन्वर्ट करके उसमें 18% GST ऐड करके बता रहा हूँ। तो अराउंड 20,000 रुपीज तक की ये पड़ सकती है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल दी टैक्सेस, GST VST मिला के, ये स्पेसिफिक वेरिएंट, ठीक है। एंड इसी के अंदर और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, जिसके अंदर आपको शायद से 2 फैंस मिलेंगे, जो नॉन ARGB फैंस होंगे ऑब्वियसली। तो वो अराउंड आपको मिलेगी 16,500 रुपीज की, इंक्लूसिव ऑफ ऑल दी टैक्सेस। बाकी फाइनल प्राइसिंग देखते हैं कैसी है। अब आप मुझसे पूछोगे कि कौन सी वैल्यू फॉर मनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप अलग से फैन लेने जाओगे ARGB, तो आपको वो महंगे पड़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्टल डिजाइन के फैंस भी महंगे आते हैं ऑब्वियसली। तो अच्छी डील यही होगी कि एक 20,000 की कैबिनेट ले लो, ये वाली, जिसके अंदर ऑलरेडी 140mm के 3 पंखे एंड 180mm के 2 पंखे आते हैं, वो भी ARGB के साथ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी आपको दे रही है कैबिनेट, क्योंकि 20,000 रुपीज में फिर आपको अलग से फैन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट वहीं पे आपको अलग से, अगर ARGB के थोड़े चस्के हैं आपको, तो वहां पे आपको अलग से खर्च करने पड़ेंगे। एंड अगेन वो 2 जो नॉन LED फैन है वो आपको अलग से हटानी पड़ेंगे, तो वो चीज ध्यान रखना। वैल्यू फॉर मनी मुझे पर्सनली ये लगी। अब बात करते हैं कि ये मुझे इसका प्राइस कैसा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखो फैंस मिला के तो हाँ इसका प्राइस थोड़ा डिसेंट है, बट हाँ थोड़ा मुझे प्राइस ही लगा टू बी ऑनेस्ट। बट जिस हिसाब के फीचर्स ऑफर करती है, जिस हिसाब की क्वालिटी है, जिस हिसाब से इसको वेल प्लान तरीके से बनाया गया, आई थिंक मैं इसके लिए 20,000 रुपए देना डेफिनेटली वर्थ इट समझता। जैसे कि मेरा कोई भी रिएक्शन नहीं था O11 डायनेमिक के टाइम पे कि भाई मुझे खरीदनी है। मैंने लिटरली सोचा तक नहीं कि मैं 12,000 दे रहा हूं, मैंने खरीद ली। वो उस टाइप की कैबिनेट है, ये इस टाइप की कैबिनेट है कि इसमें मुझे थॉट करने की जरूरत नहीं है कि 20,000 रुपए की कैबिनेट है विद ऑल दी ARGB ब्लिंग एंड अच्छा खासा एयर फ्लो सेंट्रिक कैबिनेट। आई डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस फॉर बाइंग दिस कैबिनेट। तो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, आपको मेरी बातों से पता लगी होगा। एंड ठीक है, ये मेरा रिव्यू है इस कैबिनेट का। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको Amazon से कुछ ही परचेज करना है तो नीचे लिंक से परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एज ऑलवेज आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।